बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, ईरान का मुंह तोड़ जवाब जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 5 तेल बरदार जहाज़ों में आग लग चुकी है, उनको नुकसान पहुंचा है, ईरान ने उन पर हमला किया है, जिसके बाद अब लग ये रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई इस तरह गुजरने की कोशिश नहीं करेगा। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, दोबारा बैरल की कीमत $100 क्रॉस कर चुकी है। स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान दोबारा आ चुका है और लग यही रहा है कि जंग की सूरत हाल काफ़ी चलेगी। दूसरा हफ्ता जंग का ख़त्म हो रहा है, तीसरा शुरू हो रहा है। नेतन्याहू काफ़ी वक्त से मंजर से गायब हैं। मुतज़ाद इत्तलात हैं कि उनके एक वजीर जो हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं ईरान के हमलों में, जबकि ईरानी हमले भी ईरान के ऊपर भी हमले जारी हैं। और ताज़ा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से मालूम पड़ा है कि जो मिनाब में स्कूल को टारगेट किया गया था, जहाँ पे 170 बच्चियाँ अल्लाह को प्यारी हुई थी, शहीद हुई थी, वो अमेरिका ने हमला किया था, यूएसए ने किया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पे आ चुकी है और अमेरिका ये कह रहा है कि देयर वाज एन एरर इन द टारगेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से ये स्कूल टारगेट हुआ। जबकि मुसलमान ये जानते हैं, कुरान में भी बाल का जिक्र है। बाल वो शैतानी खुदा है नऊजुबिल्लाह, जिसको बच्चियों की कुर्बानी चाहिए होती है, जिसका एप्स्टीन फाइल्स में भी जिक्र है। एप्स्टीन आइलैंड में भी उसका टेम्पल था और जब भी ईरान ने बाल का पुतला जलाया तो इजराइल को बड़ी आग लगी। इजराइल को आग इतनी लग चुकी है कि अब वो मस्जिद अल अक्सा को भी बंद कर चुका है। मुसलमानों को वहां जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बहुत मुश्किल होगा कल जुम्मे को वहां नमाज पढ़ना। इस वक्त अल अक्सा बंद है और जो इस वक्त अमेरिकन पॉलिसी है वो भी कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जा रहा है कि दूसरी बार उन्होंने यू टर्न लिया है। पहले उन्होंने प्यूटन से टेलीफोन पे गुफ्तगू की थी और कहा था जंग जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और फिर अगले दिन ही वो मुकर गए। फिर अगले दिन अपने काबीना के ऊपर इल्ज़ाम आयद करना शुरू कर दिए कि इनकी वजह से जंग शुरू हुई थी, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है। अगला इलेक्शन उनको मालूम है कि शिकस्ती होनी है, वो बहुत मुश्किल है कि इलेक्शन जीत सके, इम्पॉसिबल के करीब आ गया है। इनफैक्ट अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन का एक पुतला भी लगा दिया गया है टाइटैनिक के स्टाइल में, ताकि बताया जा सके दुनिया को कि डोनाल्ड ट्रंप की हकीकत क्या है। और अमरीकी अवाम खुलकर बरमला इस बात का इजहार कर रही है कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करने वाला जेफरी एप्स्टीन का जो डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए हैं 30 लाख, उसमें 5000 से जायद बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम है। कितनी वीडियोस तस्वीरें हम डोनाल्ड ट्रंप की देख चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए पादरियों के साथ अपने ऊपर हाथ रख के दुआ करवाता है व्हाइट हाउस में, क्योंकि उसको मालूम है कि अब उसके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं उसकी ज़िंदगी में। लेकिन एट द सेम टाइम इकोनॉमिक मुश्किलात तो हम देख रहे हैं, मुआशी मुश्किलात तो हम देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात भी हम देख ही रहे हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात की भी क्या बात करें। अब तक पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पॉलिसी काफ़ी लोगों की नज़र में बहुत अच्छी है और काफ़ी लोग उस पर तनकीद भी कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मुबशर ज़ैदी साहब तर्जुमान है वज़ीर आज़म के, और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान हर वक्त हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान पहले भी ये कह चुका है, आज भी ये कह रहा है, दोबारा दोहरा रहा है इस बात को। पाकिस्तान अमेरिका को कॉल करता है, कहता है हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ईरान को कॉल करता है, कहता है हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीन को कॉल करता है, हम आपके साथ खड़े हैं। सिवाय 2 मुल्कों के, भारत और इजराइल, पाकिस्तान सबके साथ खड़ा है। लेकिन क्या पाकिस्तान अपने अवाम के साथ भी खड़ा है? मेरा एक सवाल है। मे बी आई एम राइट, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी नज़र में अवाम और हुक्मरानों में फासले हैं, क्योंकि अवाम का हाल देखिए, हुक्मरानों का हाल देखिए। इस पर गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ हम जानते हैं कि एक बड़ी खबर ये भी है कि गवर्नर सिंध की तब्दीली, कामरान टिसोरी को रिप्लेस कर रहे हैं निहाल हाशमी, और लग कुछ ये रहा है कि अब MQM के लिए मुश्किलात होंगी, उनकी पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम्स आएंगी। जो उनका मुतालबा था कराची को अलग करो, दम तोड़ जाएगा। बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली का मुतालबा था, दम तोड़ जाएगा। और निहाल हाशमी आने के बाद नून की सियासत को उजागर करने की कोशिश करेंगे सिंध में, क्योंकि सिंध में आप जानते हैं PTI को माइनस कर दिया गया है, MQM को काफ़ी हद तक उसके पास पावर अब भी है, वफाकी काबीना में वज़रा उसके अब भी बैठे हैं, लेकिन होल्ड पीपल्स पार्टी का है। नून लीग तो ना होने के बराबर है। देखते हैं निहाल हाशमी आके क्या करेंगे। लेकिन ऑफकोर्स हम जानते हैं गवर्नर का जो ओहदा होता है वफाक की अलामत होता है, और वफाक चाहता है कि शायद नून लीग वापस पाकिस्तान में सिंध में स्पेशली अपना लोहा मनवाए और अपनी सियासत को लौटाए। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को विदाउट एनी फर्दर डिले। शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद है और पाकिस्तान के नामवर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अज़हर जावेद साहब। अस्सलामु अलैकुम। आप हमेशा टाइम हमारे लिए निकालते हैं, हम ऑब्लाइज्ड इंडेटेड फॉर योर प्रेशियस टाइम। अस्सलाम, जज़ाकल्लाहु खैर। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में आयशा बानो साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन अ बिट, साथ साथ बैरिस्टर आमिर हसन फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद अज़हर जावेद साहब। अज़हर साहब, माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, ये जो दुनिया बदल रही है, जंगों की सूरत हाल आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से ट्रंप भी बड़ा परेशान है।
कभी अपनी काबीना पे इल्ज़ाम लगा रहा है। अब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, मार्केट्स दोबारा डिक्लाइन पे हैं और ईरान ने कह दिया है कि तेल की कीमत $200 फी बैरल तक जाएगी और वो चली गई तो अल्लाह रहम करे और हमारी हुकूमत भी हर हफ्ते अब पेट्रोल की कीमत का तयन करेगी। अल्लाह पाकिस्तानियों पर रहम खाए। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को यह एहसास दिलाए कि अगर हम ईरान से दोस्ती करेंगे तो हमें सस्ता पेट्रोल, सस्ता बिजली, सस्ती गैस मिलेगी जो हमारे पास इस वक्त है नहीं। और हम आज भी यही कह रहे हैं कि हम दुनिया में हर किसी के साथ खड़े हैं, बस इंडिया और इजराइल हमारा दुश्मन है, बाकी हम सबके साथ हैं। आप इन दोनों सिचुएशंस पे कमेंट कीजिएगा, अमेरिकन सिचुएशन एंड द पाकिस्तानी सिचुएशन। अजहर साहब। जी बहुत शुक्रिया तला जतोई साहब आपके वक्त देने का। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया पहुंच गए हैं और उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी। तो वो चंद घंटों के लिए वो गए हैं और ये दौरा भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और उनकी जो मुलाकात है वो सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुतवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा खालिस्तान जो ईरान पर ईरान पर जो अमरीकी और इजराइल का हमला हुआ जिसके नतीजे में मासूम बेगुनाह लोग शहीद हुए हैं, उसी के तनाजुर में और जो बढ़ती हुई जो आग है इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है, उसके हवाले से। और डोनाल्ड ट्रंप तो इस वक्त नाकाम तरीन शख्स उभर के सामने आए हैं। उनके जो फैसले हैं उन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया में आग लगा दी है। ये वो शख्स है जिसे वो कहते हैं ना कि बांदर के हाथ माचिस लगी तो उसने पूरी अपना वो घर ही जला दिया। तो ये वही शख्स है कि जिसके हाथ जब इक़्तिदार आया, एक तरफ वो अपने आप को कहता रहा मैंने 8 जंगें ख़त्म करवाई हैं, 10 जंगें ख़त्म करवाई हैं, तो उसने उन 10 जंगों को ख़त्म करवाने का क्रेडिट लेते लेते तीसरी बड़ी जो वर्ल्ड वार है वो शुरू करने की एक प्लानिंग कर ली या आगाज़ कर दिया और उसमें जो मासूम लोगों को उसने वो मार रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में ईरान जो है वो जाहिर बात है, ईरान पर जब हमला हुआ तो ये भी कहता है ईरान के मुताबिक वो अपना हक़ दिफा इस्तेमाल कर रहा है और जहाँ जहाँ उसका बस चल रहा है वो वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल आम आदमी के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, चाहे वो पेरिस में बैठा हुआ है, चाहे वो लंदन में है, चाहे अमेरिका में, वो उसके लिए ख़तरनाक है। ख़तरनाक है इस लिहाज से कि मुआशी लिहाज से हर जगह तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से उसका मुआशी इम्पैक्ट आया है। जो मेरे ज़राए वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो अहम मुलाकात होने जा रही है, पाकिस्तान ने कुछ सऊदीया से मुतालबात किए थे, यहाँ एक दरख्वास्त की थी कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे, जिसमें एक सबसे बड़ा यह है कि जो ऑयल है वो उसके हवाले से पाकिस्तान को फ्री क्रेडिट दिया जाए ऑयल के हवाले से। फिर उसके बाद जो एक उनका ऑलरेडी मेरा 2 या 3 बिलियन का डिपॉजिट बैंक में मौजूद है उसको 5 बिलियन किया जाए और 10 सालों के लिए उसको रखा भी जाए। वैसे मैं एक चीज अजहर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, पाकिस्तानी अवाम ये सोचते हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं सर, ये सस्ता तेल, सस्ती गैस, सस्ती बिजली नहीं ले सकते? लोगों का बड़ा फायदा हो जाएगा, लोग सोच रहे हैं उनको भी सस्ता तेल मिल जाए, ऐसा पॉसिबल है अजहर साहब? जी बिल्कुल पॉसिबल है। मेरा ख्याल है याद होगा आपको ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन इसी एक मंसूबे का हिस्सा था। इसी एक 2016-17 से उन्होंने पाइपलाइन डाली हुई है, हम लिफ्ट नहीं करा रहे सर। जी जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसमें आसिफ अली जरदारी साहब का मेरा बहुत बड़ा क्रेडिट था उस वक्त, अगर मैं भूल नहीं रहा। तो इस पे सोच नहीं है बल्कि यकीन है कि दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के साथ बेहतर ताल्लुकात से कर सके। इसके अलावा भी ईरान को इस वक्त पाकिस्तान की वैसे भी मदद की ज़रूरत है। ईरान इस वक्त अंडर अटैक है, मुआशी सूरत हाल, ये बेनिफिट तो साइड पे रखें, इस वक्त वहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं। 186-190 के करीब हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ, स्कूल जाती बच्चियों को अमेरिका ने अपने टॉम हॉक मिसाइल से उनको शहीद किया है। तो इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले तो हमें बगैर किसी मुआशी लालच के उनके साथ खड़ा होना है। फिर उसके नतीजे में जो आप ये बात कर रहे हैं कि जो गैस और तेल लिया जा सकता है तो इससे ज़्यादा अच्छी, और इसके अलावा वहाँ से मेरा बिजली की भी हमें ऑफर हुई थी। जी बिल्कुल, और अगर ये ईरान के साथ आपको भी पता है कुछ हमारी गलत फहमियाँ थी कुछ अर्सा कबल तक, मैंने 1.5 साल तक जब उन्होंने भी हमला किया, फिर जवाबी पाकिस्तान ने भी हमला किया, लेकिन अब जो ईरान को भी पता लग गया उसके खित्ते में दोस्त ममालिक कौन है। तो इस सारी सूरत हाल में खित्ते में बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं। इंशाल्लाह इस जो शर से इंशाल्लाह खैर आएगी। और इस सारी सूरत हाल में
हमें सबसे पहले जो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं उनको हमें मज़ीद बचाना है। अब पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है पहले भी, और ईरानी सदर का भी जो बयान आया है कल, उसमें भी उन्होंने रशिया और पाकिस्तान का ख़ास तौर पर जिक्र किया है। तो इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अलग सेंस प्रिवेल करे और ये सारी माहौल जो है वो ख़त्म हो। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी अजहर जावेद साहब की। उन्होंने कहा कि ईरान को पाकिस्तान की मदद की अब शदीद ज़रूरत है, और हम जानते हैं कि सऊदी अरब जो गल्फ़ कंट्रीज़ का लीडर है, अपने आप को हमेशा सबसे ज़्यादा पावरफुल समझता है गल्फ़ कंट्रीज़ में, हरमैन शरीफैन का होल्डर भी है, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहता है। उनका फिर बयान आया है कि पाकिस्तान हर वक्त हर सूरत सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। लेट्स से कि अगर सऊदी अरब पाकिस्तान को कहता है कि आप अपनी फौजें बॉर्डर पे खड़ी कर दें, तो पाकिस्तान आपकी नज़र में क्या करेगा बैरिस्टर आमिर हसन साहब? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से सऊदीया भी जानता है इस चीज़ को कि ईरान के साथ पाकिस्तान के मजहबी तो चले दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुक है, एक तारीखी और सकाफती और अवाम के दरमियान एक बड़ी मोहब्बत है ईरान और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान। तो मैं नहीं समझता कि इस किस्म का मुतालबा उधर से आएगा और इस मुतालबे के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अमल होगा। पाकिस्तान अपना जो किरदार है वो बखूबी अदा कर रहा है, और सारे जितना भी अभी तक ये जंग का माहौल हुआ है उसमें सऊदीया और ईरान के दरमियान टेंशन्स को कम रखने में पाकिस्तान का एक किरदार रहा है, वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो मैं ये समझता हूँ कि उस सतह तक तो जाया जाएगा और ना जाया जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि जहां तक देखिए ईरान के ऊपर जारहियत है इसराइल की, अमेरिका की, और जो फस्तायत है, बल्कि मैं कहूँ जो फिरौनियत का मुज़ाहरा किया जा रहा है, उसमें तो अब दुनिया के अंदर हुकूमतें भले खामोश रहे, साथ दें या ना दें, हर मुल्क में अवाम ईरान के अवाम के साथ है। तो मैं नहीं समझता कि इस सारे फेज में कोई नेक नामी कमाई है अमेरिका ने इसराइल के साथ खड़े की। और इसराइल तो खैर वैसे ही एक गुंडा रियासत है जिसको बनाने में, मजबूत करने में सिवाय शर के कोई शय मौजूद नहीं, उनमें उधर से कोई खैर की बात नहीं है। लेकिन जहां पे आपने बाहमी ताल्लुकात की बात की है, पाकिस्तान और ईरान के बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे अभी भी आप देखें कि जो ईरान का जहाज उन्होंने तबाह किया है, बहरी जहाज अमेरिका ने, इसराइल ने, वो इंडिया से जंगी मशकें करके आ रहा था। अब हमारा हिंदुस्तान के साथ एक तरह का मामला है, तो जब हमारे इस्लामी मुल्क जो हैं वो एक किस तरह का स्टांस लेते हैं, तो फिर बतौर रियासत एज ए स्टेट पाकिस्तान के भी तो एक मुफादात है, और उसका हुकूमत को और फौज को उन मुफादात को भी देखना है। तो मैं ये समझता हूं कि ईरान को भी इस चीज में आना चाहिए। इसी बुनियादी चीजों को समझते हुए हमेशा ईरान के साथ, सऊदीया के साथ भी ताल्लुकात उधर रखते हुए ईरान के साथ ताल्लुकात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेहतर करती है। और स्पेशली प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने पिछले पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, जिसका भी अजहर साहब भी हवाला दे रहे थे, कि बहुत बड़ा काम किया था, एग्रीमेंट किया था। लेकिन हम कहीं ना कहीं मजबूरियों के तहत, जो कि हमारे पे हैं, फॉरेन अफेयर्स की हमारी मजबूरियां हैं बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की, कि हम उस गैस पाइपलाइन के मंसूबे को आगे नहीं लेके गए। लेकिन इसके अलावा हम बताते नहीं हैं। बार्टर ट्रेड की बात थी, जहां पे विदाउट करेंसी और हम अपनी चीजें अशिया दें, वो अपनी दें, और हम लोगों के ऊपर ये जो एक दबाव है डॉलर का वो कम हो। तो बहुत सारे एग्रीमेंट प्रेसिडेंट जरदारी ने किए, और हम आज भी ख़्वाह हैं। लेकिन मजबूरियां हैं, उन मजबूरियों से कैसे निकलना है, ये रियासत को भी सोचना है, राइट सर, हुकूमतों को भी सोचना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह ताला वो दिन पाकिस्तान को दिखाए जब ईरान की तरह हमारे यहाँ भी 10-15 रुपए का लीटर मिले। अल्लाह करे वो दिन आए। आयशा बानो साहिबा, थैंक यू मैडम फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल ये है, पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिसी है कि हम हर मुल्क को फ़ोन करके बोलते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, ईरान हमें सस्ता तरीन तेल, गैस, पेट्रोल देने को सब कुछ तैयार है, बिजली वगैरह, लेकिन हम जो है सैंक्शंस अमेरिका की वजह से ले नहीं सकते। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुँच गए हैं, आपकी क्या तवक्कुआत हैं पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी से? जो जंगी सूरत हाल है इसको आप कैसे देखती हैं? आयशा बानो साहिबा। देखिए, तरह बात यह है कि
पाकिस्तान जो है तो बड़ा सेंसिटिव एक सिचुएशन, मतलब एक सेंसिटिव एक वो बना हुआ है, एक कहते हैं सिचुएशन बनी हुई है। सेंसिटिविटी इसलिए है कि क्योंकि हमारे सऊदी अरब के साथ एक तो हम लोग पैक्ट कर चुके हैं, जो जिसमें हम अपना पीस उसका है वो पैक्ट कर चुके हैं। तो मतलब एक सऊदी का जो हमारा वो पैक्ट है वो हमारा एक मतलब उनके साथ एक अलग एक दोस्ती है। देन ईरान बीइंग बॉर्डर पे हमारा एक बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्री है, वो भी है। प्लस हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी वहां से थोड़ी बहुत होती रहती हैं, हमारे पड़ोस में है, मुसलमान हमारे मुल्क हैं, हमारे भाई हैं। तो देखिए दोनों के दरमियान जो है ये एक सिचुएशन, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा एक प्रेशर का टाइम है। लेकिन प्रॉब्लम इसके हम लोग सऊदी या ईरान से ज्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो अमेरिका से ज्यादा कहते कोजी हो गई है, और अमेरिका और उनके एस्टेब्लिशमेंट और उनका जो डीप स्टेट है उनके साथ जरा ज्यादा कोजी है और उनसे डिक्टेशन जरा ज्यादा ले रही है, विच मेरे ख्याल से जो है ना ये इन द लॉन्गर रन, क्योंकि देखिए अमेरिका की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी, दोनों ठीक नहीं है। बट द थिंग इज कि ये जो सिचुएशन अभी एट द मोमेंट बनी है इसमें पाकिस्तान को बड़ा टेक्टफुली प्ले करना पड़ेगा। असूलन जो है मेरे ख्याल से एज अ मुस्लिम हमें चाहिए कि हमको बिठा के ये बात को इस चीज को खत्म करवाएं, रादर देन बिकमिंग पार्टी टू इस तरह और उस पे लड़ाई में। देखिए पाकिस्तान पहले भी दूसरे लोगों की लड़ाइयां लड़ चुका है और उसमें बहुत खराब हो चुका है। पाकिस्तान को जितना भी नुकसान हुआ आपने देखा, पहले भी हर जंग जो है हमारे ऊपर मुसल्लत की जाती है अमेरिका के कहने पे, वो जंग जो मुसल्लत हो जाती है उसमें नुकसान एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का होता है। तो ये बड़ा एक टेक्टफुल इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा। आई अपोलोजाइज, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स देते हैं, फिर पूछेंगे अपने मेहमानों से कि कामरान टिसोरी को रिप्लेस कर रहे हैं निहाल हाशमी फॉर गवर्नर सिंध, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। प्रोग्राम में गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे सिंध में आने वाले नए गवर्नर की। निहाल हाशमी साहब PMLN के पुराने हैं, इस बात पे तो कोई शक नहीं है, बड़े बड़े पंगे भी ले चुके हैं, अपने लीडरान की खातिर अदालतों में खड़े रह चुके हैं, तौहीन अदालत का सामना कर चुके हैं। आज उनको ये इंपॉर्टेंट ओहदा दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, क्या टारगेट अचीव करने की कोशिश की जाएगी, कामरान टिसोरी को क्यों हटाया जा रहा है, कौन से मकासद हासिल किए जाएंगे, गुफ्तगू का आगाज करेंगे बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपसे। बैरिस्टर साहब, कामरान टिसोरी साहब को मैं उनके हेयर स्टाइल की वजह से बड़ा मिस करूंगा, उनके बालों का स्टाइल मुझे बड़ा पसंद था, लेकिन एट द सेम टाइम ही वाज वेरी एक्टिव। मीडिया में रोजाना आपको नजर आते थे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए, और MQM की कहते हैं ना सियासी करियर में एक नई जिद्दत, नई जान डाल रहे थे अपनी एक्टिविटीज और अपनी मसरूफियात की बिना पर। अब उनको साइडलाइन कर दिया गया, निहाल हाशमी आ रहे हैं। आपकी नज़र में बैरिस्टर आमिर हसन, कामरान टिसोरी को क्यों हटाया गया? क्या कराची को अलग करने का मुतालबा अब खत्म हो जाएगा? क्या निहाल हाशमी के आने से नून लीग की सियासत सिंध में दोबारा रोशन हो जाएगी? बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपकी राय हुजूर। देखिए, हमारा एग्रीमेंट जब हुआ था गवर्नमेंट बनाते वक्त, जब PMLN को हमने सपोर्ट का कहा, तो उस एग्रीमेंट में यही था कि यहाँ पे इनका गवर्नर यहाँ पे और बलोचिस्तान में, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हमारा गवर्नर होगा। और ये एक दूसरे को सपोर्ट देने की भी बात थी और सियासी रवादारी की भी बात थी। जहाँ पे इनकी हुकूमतें थी वहां पे हमारे गवर्नर्स होंगे, जहाँ पे 2 सूबों में हमारी हुकूमत है वहां पे इनके गवर्नर्स होंगे। ये एक दूसरे के लिए दरवाजे खोलने की और मुफाहमत को आगे बढ़ाने की बात थी। टिसोरी साहब कुछ भी कहे, एक सियासी वर्कर मैं नहीं मानता वो आप तो जानते हैं, आप सिंध से हैं, कराची से हैं, कि वो अपने सरमाए की बदौलत MQM में मखसूस लोगों की खिदमत की वजह से वहां पे हुए, और फिर उनकी नोटोरियस जिस मामले में थे वो भी सबको पता है, और फिर वो जिस तरह गवर्नर बने वो आपके सामने है। और ठीक है, आपको शायद उनका हेयर स्टाइल, अब आप किस आयरॉनिक वे में कह रहे हैं या जैसे भी कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं कोई इन्हें एज ए गवर्नर इतना पसंद नहीं करता था। और बहुत अच्छा इंतखाब है अगर ये निहाल हाशमी साहब आते हैं, एक पॉलिटिकल वर्कर है मेरा और निहाल हाशमी का टीवी प्रोग्राम्स में 13-14 साल से हम अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। जिस तरह मैं अपनी पार्टी के साथ एक सिंसियरिटी के साथ खड़ा हूँ, इसी तरह निहाल हाशमी साहब हमेशा से खड़े हैं। क्या वो कराची को अलग करने का मुतालबा बंद कर देंगे, आपको लगता है? तो ये ब्लैक मेलर्स वाले मुतालबे मैं नहीं समझता निहाल हाशमी साहब करेंगे। MQM की तो मजबूरी है ना, वो तो पपेट है, उन्होंने इसी तरह खेलना है। वो करते हैं ब्लैकमेलिंग और मुफादात की सियासत, इसी ने उन्हें हलाक कर दिया है सियासी तौर पे। अगर ये पॉलिटिकल रोल प्ले करते तो इनके साथ कभी भी ये हाल ना होता। और इल्ताफ हुसैन के बाद तो अब ये ऐसे सियासी यतीम बने हैं कि इन्हें ऐसे जज्बाती नारे और मैं कहूँ सनसनीखेज बातें इस सियासत को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होती हैं। अगर कराची में इनकी क्या हैसियत है आप भी जानते हैं। अगर इनकी कोई सियासी हैसियत होती तो ये बल्दियाती इलेक्शन से
भगोड़े ना होते, राय फरार इख्तियार ना करते, और दूसरा डिस्टेबलाइज करने के लिए सिंध के अवाम के अंदर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, तो अब वो वक्त नहीं रहा। मैं समझता हूँ मिर्जा उसकी तरफ वापस आ रहे हैं। मैं वेलकम करता हूँ अगर निहाल हाशमी साहब बने तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी होगी एक पॉलिटिकल वर्कर के जिसने मुश्किल वक्त अब पार्टी के साथ गुजारा, वो एज ए गवर्नर आएगा। वो एक कानूनदान भी है, एक सुलझे हुए पॉलिटिकल वर्कर है, तो मैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा इस तकरीरी के ऊपर। बिल्कुल ठीक। आयशा बानो साहिबा, योर ओपिनियन मैडम। देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही तलहा कि मतलब ये इसमें अवाम की मुफाद का फैसला तो मुझे नजर नहीं आता इसमें। हाँ, सियासी एडजस्टमेंट मुझे जरूर नजर आती है कि बस एक पार्टी और दूसरी पार्टी और आपस में उन्होंने सीटें बांटी हुई हैं। वैसे मैं आपको बताऊं आयशा बानो साहिबा, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। कामरान टेसोरी साहब बड़े एक्टिव रहे एज गवर्नर। उनके लिए जब से वो आए गवर्नर हाउस में, इफ्तारियां, IT के टेस्ट, नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम, जितने वो एक्टिव रहे, उनसे पहले मैंने सिंध के किसी गवर्नर को इतना एक्टिव नहीं देखा। दिस क्रेडिट शुड गो टू हिम। अब आप प्लीज कंटिन्यू करें। देखिए, अगेन वही मैं बात आपको बता रही हूँ कि देखिए ये तो इसमें देखिए अवाम का क्या फायदा है ना, इस जो अभी जो चेंज आया है इससे अवाम को क्या, ये तो मुझे अवामी फैसला तो नहीं लगता ना, अवाम के मफाद के लिए ये फैसला लगता है। सिंपल सी दो टोक बात है कि पाकिस्तान के मसाइल अगर ओहदों की तब्दीली से अगर मतलब बेहतर होते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन ओहदों की तब्दीली से नहीं, निजाम की तब्दीली से पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। देखिए, ये जो आप बातें कर रहे हैं कि वो ये कर रहे थे, एक्टिविटीज कर रहे थे और ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे, मैंने तो नहीं देखा कि कराची के हालात कोई बेहतर हुए हैं। मैंने नहीं देखा कि कराची के जो बेसिक म्यूनिसिपैलिटीज है जहां ग्रास रूट लेवल पे आप लोगों को फैसिलिटी दे सकते हैं, वो नहीं इंप्रूव हुई है। तो क्या इनके जाने से या दूसरे के आने से इसमें अवाम का क्या बेनिफिट हुआ? तो सिंपल सी मेरी तो दो टोक बात है कि ये अगर आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो ओहदों की तब्दीली से ज्यादा निजाम की तब्दीली पे फोकस करना चाहिए इनको, क्योंकि तभी आप लोगों को कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अजहर जावेद साहब, आपकी नजर में ये तब्दीली सियासी एजेंडा हासिल करने के लिए है या फिर अवाम की खिदमत को बेहतर बनाने के लिए है? अजहर जावेद साहब। देखिए जी, गवर्नर का होता तो बिल्कुल वैसे भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी डिसीजन में तो किसी किस्म का हिस्सेदार नहीं होता, ये आपको भी पता है। ये एक लेकिन पावर बड़ी होती है अजहर साहब, ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। पावर भी होती है, पावर भी होती है सर, बहुत सारी। नहीं, पावर इतनी नहीं होती। पावर सिर्फ आपकी गवर्नर हाउस के अंदर तक की होती है। आप लोगों को बुला लें, खाना खिला दें, वहाँ पे प्रोग्राम्स करवा दें। देखिए, इसको मैं ज़रा वाइडर तनाज़ुर में देखता हूँ मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के हवाले से। सियासी सूरत हाल में एक चीज़ आज ये वाज़े हो रही है इनकी मुजव्वज़ा तकर्री से कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताल्लुकात ठीक है। उनके जो एक बड़ा मुतालबा था पीपल्स पार्टी का गवर्नर सिंध को हटाने का, वो पूरा हो गया। वो काफ़ी देर से मुतालबा कर रहे थे और इसके पीछे जो लोग थे, इनके कामरान टेसोरी साहब को जो अब तक खींचते चले आ रहे थे, मेरे ख्याल वो भी हार मान गए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर मजमूई मुल्की मफादात में आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी होती जिससे कुछ सिस्टम को हिलने का ख़तरा हो। अब कराची को सिंध से अलहदा करने का कोई मुतालबा मेरा नहीं ख्याल कोई बनता है। जब एक हुकूमत है, एक सिस्टम पूरी दुनिया में, आप कल को ये कहें कि लाहौर को पंजाब से अलहदा करके एक सूबा बना दें, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता। तो निहाल हाशमी साहब मेरे दोस्त हैं, 20 साल से दोस्त हैं, बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक है और वो बड़े कमिटेड आदमी हैं। वो लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक है और एक नजरियाती आदमी है। जब वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में, जैसे कि पीपल, ये अभी बैरिस्टर साहब भी कह रहे थे कि वो तो ऐसे कमिटेड रहे हैं कि उन्होंने जेल जाना पसंद कर लिया, लेकिन वो पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी। अरशद वोरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सवाल बड़ा ज़रूरी है। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूं कि कामरान टेसोरी से ज़्यादा एक्टिव गवर्नर मैंने अपनी ज़िंदगी में सिंध में नहीं देखा, लेकिन हम देख रहे हैं कि कामरान टेसोरी को निहाल हाशमी रिप्लेस करने जा रहे हैं। आपकी नज़र में ये फैसला क्यों किया गया? और हुक्मरान शायद ये समझ रहे हैं, पीपल्स पार्टी शायद ये समझ रही है कि इस फैसले के बाद MQM कराची को अलग करने का मुतालबा छोड़ देगी, बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी लाने का मुतालबा छोड़ देगी। योर ओपिनियन अरशद वोरा साहब। जी, बिस्मिल्लाह। चला, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। MQM ये क्या, MQM सारे मुतालबे छोड़ देगी और फिर बैठी रहेगी वहाँ पे तस्वीर लेके असेंबली में, जिस तरह पहले से बैठी हुई थी उसी तरह बैठी रहेगी। ये तो जो है, मैं ये समझता हूँ कि MQM को इस वक्त 26वीं आपकी जो 26th अमेंडमेंट थी, उस वक्त आपका आर्टिकल 140A नहीं आया। 27th अमेंडमेंट में आपका आर्टिकल 140A नहीं आया
हर दफा जो है एमक्यूएम लॉलीपॉप लेती रही है। उसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज ये कि एमक्यूएम के नाम पे जो तरक्याती फंड थे, जिसपे के अभी 2 माह पहले उसकी CDWP हुई, 20 अरब रुपए PIDCL में पिछले साल के जून से पड़े गए। 20 बिलियन रुपीज तला, 20 बिलियन रुपीज जो कराची के लोगों के काम के लिए थे, और ये कराची और हैदराबाद के लोगों के काम आज खत्म हो चुके होते। इस पे जो है एमक्यूएम ने कहा कि बहुत बड़ा काम हो गया। अरे बड़ा काम हो गया, ये तो शर्म की बात है कि वो तो CWP 2 माह पहले हुई, 8 माह हो गए, PIDCL के अकाउंट में 20 बिलियन रुपीज पड़े हुए हैं, और उसके बाद उसको भी तकरीबन 2 माह होने आए या 1 माह हो गया होगा। आज 10 माह हो गए उन पैसों को, वो PIDCL के अकाउंट में पड़े, और अब वो एक्निक में जाएगा। अब मतलब मैं एमक्यूएम को अगर गुलाम बन के रहना है तो एमक्यूएम गुलाम बन के रहे, या फिर अगर एमक्यूएम को, जिस गवर्नर ने एमक्यूएम को जिंदा रखा, जो कि अपनी हर पार्टी में होती है अंदरूनी सियासत में आपके इल्म में है, जिस तरीके से एमक्यूएम अंदरूनी इंतशार का शिकार रही है और शायद अब भी है, वो जो है उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि एमक्यूएम मुत्तहिद नहीं हो पाई और एमक्यूएम जो है अपनी चीजों को मनवा नहीं सकी। लेकिन इन हालात में पिछले तकरीबन आप ये समझ लें कि आफ्टर द इलेक्शन और इवन बिफोर द इलेक्शन जो गवर्नर साहब ने अपनी एक्टिविटी शो की और जिस तरीके से पब्लिकली उन्होंने जो पब्लिक के काम किए एमक्यूएम के लिए, एमक्यूएम को जिसको कहते हैं, मुझे एमक्यूएम का कोई काम ऐसा नजर नहीं आता जो एमक्यूएम के गवर्नर के नजर आते हैं। मतलब एमक्यूएम के आप अगर देखें तो गवर्नर ने जो अचीवमेंट की हैं, एमक्यूएम को जिस तरीके से गवर्नर साहब ने स्ट्रॉन्ग किया है, और उसके बाद गवर्नर साहब के लिए आज आपको या तो शायद हमारे बड़ों के इल्म में होगा, और अगर उनके इल्म में नहीं है और ये काम हो रहा है तो फिर जाहिर सी बात है ये बहुत कमजोर पिच पर खेल रही है हमारी लीडरशिप। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इनको चांस लेना है तो इनको फौरन जो है पहले तो जो है सबसे पहले इनको मिनिस्ट्री से रिजाइन करना चाहिए। अगर इनको अपनी जात से इंटरेस्ट नहीं है, अपनी पार्टी से इंटरेस्ट है, अपनी कौम से इंटरेस्ट है, और उस गवर्नर के साथ इनको जो है सिंसियरिटी है जिसने कि इन सबको जो है जोड़ के रखा और इन सब के साथ इस शहर को, इस सूबे को जिस तरीके से एमक्यूएम को जिंदा रखा, तो मैं ये समझता हूँ कि उस गवर्नर के लिए अगर इन्होंने स्टैंड नहीं लिया तो फिर ये मैं समझता हूँ एमक्यूएम मजीद कमजोर होगी। लेट्स टेक अ ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस हुआ है सीसीटीवी कैमरास के हवाले से। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर IT का इजलास होता है। इजलास के अंदर जो गुफ्तगू हुई, इजलास की सदारत पलवशा खान साहिबा कर रही थी फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और वो सवाल पूछती हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो सेफ सिटी के CCTV कैमरास लगे हुए हैं, क्या उनके अंदर भी इजरायली सॉफ्टवेयर तो यूज़ नहीं हो रहा? क्योंकि हम जानते हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर चुका है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत में इजराइल ने तेहरान के ट्रैफिक के CCTV कैमराज हैक कर लिए थे, उनका सॉफ्टवेयर उसमें इस्तेमाल हो रहा था, जिसके जरिए वो VIP मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे और जानते थे कौन सी बड़ी शख्सियत किस वक्त कहाँ मौजूद है, उसको टारगेट करना आसान हो जाता है। तो ये सवाल पूछा गया, और यकीनन PMLN के अफनानुल्लाह साहब ने भी ये बात कही कि दुनिया के लीडिंग सॉफ्टवेयर्स इजरायली हैं। मुझे नेतन्याहू का वो जुमला याद है, वो कहता है कि जिस इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन है उसके हाथ में इजराइल का एक हिस्सा भी मौजूद है। इजराइल दुनिया की IT की टॉप 10 कंपनियों का मालिक है, ये भी बच्चा जानता है। लेकिन पाकिस्तान जो इजराइल को तस्लीम नहीं करता, क्या इजराइल के टारगेट से अपने आप को महफूज कर रहा है, स्पेशली उनके IT रिलेटेड टारगेट, जहां वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट एल्गोरिथम से जहन साजी करते हैं और अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं? ये सवाल पहले मैं अजहर जावेद साहब आपकी तरफ रखता हूं। सर, इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है इजराइल को आंखें दिखा रहा है, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इजराइल IT इंडस्ट्री का बादशाह है। तो क्या हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे अपना दिफा करने के लिए आपकी नज़र में तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं, या फिर हम भी ईरान वाली गलती करने जा रहे हैं?
अजहर जावेद साहब। देखिए जी, ईरान के ने जो गलती की है, जो यहाँ मसाइल पैदा हुए हैं वो भी उसको प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से जो भी मामलात हुए, लेकिन पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान के जो दिफाई फोर्सेस के साथ जो आईटी के हवाले से लोग काम कर रहे हैं, मुझे उनसे कुछ मुलाकात या बात करने का भी मौका मिला है। तो पाकिस्तान, अगर आप इसी जो देखें पाक भारत जंग हुई है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को एज हासिल रहा है वो यही जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और इसी के हवाले से जो सारी टेक्नोलॉजी की थी कि उनके सिस्टम ही जाम कर दिए थे पाकिस्तान ने, इंडियन एयरफोर्स के। तो पाकिस्तान इस पे काम कर रहा है और पाकिस्तान को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जैसे आपने अभी कहा कि लीडिंग सॉफ्टवेयर इसराइल के हैं, लेकिन चाइना भी बहुत तरक्की कर चुका है। चाइना के पास भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम रिप्लेस, अगर कोई इस तरह के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमें फौरी तौर पर उसको देख के हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत है। चाइना चले जाए, कोरिया की टेक्नोलॉजी, दूसरे ममालिक को हमें एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये बड़ा डेंजरस मामला है और इस पे अब एक बड़े लीडर की जब शहादत हुई है, उसके नतीजे में जो एक हमें नज़र आ रहा है, जो रिपोर्ट हुआ है, और पता नहीं अभी उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है उस रिपोर्ट की, लेकिन एक जो हमें नया रुख जो है देखने को मिला है, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को फौरी तौर पर अपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इस तरह का उसको देखने की और तब्दीली करने की फौरी ज़रूरत है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, योर ओपिनियन सर। कि मुझे याद है आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में यही सवाल मेरे से किया था और उस पर भी मैंने ये जवाब दिया था कि हमारे इदारे बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल उठाने से ये बेहतर हुआ है कि हमारी कमेटीज के अंदर और गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर ये बात सोची जा रही है। सेनेटर परवेज शाह खान एक दबंग सेनेटर हैं और वो हमेशा कमेटीज के अंदर या ऐवान के अंदर ऐसे अवामी इशूज को रेज करती हैं और कौमी सलामती के इशूज को, जो कि जरूरी है। तो ये उन्होंने अच्छा रेज किया। अब ये गवर्नमेंट लेवल पे इसका मतलब है कि इससे अवेयर है गवर्नमेंट भी और इदारे भी, तो वो इस चीज को जरूर देख रहे होंगे कि अगर ऐसी कोई चीज है तो उसका मुतबादिल क्या किया जा सकता है या उसे बेहतर क्या किया जा सकता है। सवाल उठने से पहले भी मेरा यही ख्याल रहा है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या पाकिस्तान के दिफाई जो सलाहियतें हैं, उनके अंदर ये एक हमारा सोचने की सलाहियत मौजूद है और इसीलिए हम पाकिस्तान के जो हमारी ताकत है, दिफाई ताकत, वो दुनिया में एक मुकाम रखती है। तो ये एक बेहतर चीज है जिसके मैं समझता हूँ सवाल उठा है और हल होगा। इसके साथ साथ मुझे तला भाई एक चीज की बात करनी है सर। अभी मोहतरमा फरमा रही थी बार बार, देखिए ये बातें अच्छी लगती हैं कि कुछ अवाम के लिए क्या हुआ, लेकिन फिर हमारा दिल कुड़ता है। हम सवाल करते हैं कि जब कराची से प्रेसिडेंट था पीटीआई का, कराची से इनका गवर्नर था, जिसने एक गाना गाने के अलावा इमरान खान के लिए कुछ नहीं किया, अगर कुछ किया तो आप बता दें, तो इन्होंने कराची के लिए क्या किया जब पहली दफा एमक्यूएम के बाद इन्हें मौका मिला था कराची सर, इनका लीडर अब जेल में 3 साल से सड़ रहा है, कुछ रहम खा ले, इग्नोर कर दें सर, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला उनकी आसानियां पैदा फरमाए। मैं सवाल कर रहा हूँ गवर्नेंस का, क्योंकि ये गवर्नेंस पे बात सजा मिल रही है ना सर, लीडर को सजा मिल गई है, अब आप माफ कर दें सर। मेरे ख्याल से 3 साल इमरान खान जेल में रहा है। नहीं तला भाई, खुदा की कसम हम नहीं चाहते किसी को सजा मिले, हम उनके लिए आसानियों की दुआ करते हैं। मैं तो गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। जब आप एक सवाल उठाएं कि अवामी ओहदों पे या कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे आने से अवाम को क्या फर्क पड़ेगा, वही फर्क पड़ेगा जो अलवी के सदर बनने से, इमरान खान के वजीर आजम बनने से, या वो जो इमरान साहब थे जो उधर इनके जिन्होंने गाना वाना गाया था, गवर्नर बनाए थे, हाँ जी, उनके बनने से जो पड़ा था। तो ये बातें होती हैं। I'm out of time. Thank you बैरिस्टर आमिर हसन साहब, जज़ाकल्लाह अजहर जावेद साहब, थैंक यू साहब आपके वक्त के लिए। भी प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। सोशल मीडिया पे ख़वातीन हज़रात आपके फीडबैक का मैं मुंतज़र रहता हूँ। प्लीज़ कमेंट किया करें, बताया करें क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। I'll see you tomorrow. Until then, अल्लाह हाफ़िज़।